लेते हैं अगला सवाल। कानपुर से वीना शर्मा ने हमें ईमेल भेजा है। उन्होंने 5 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन लिया था दिसंबर 2007 में, जिसकी ईएमआई आती है 15,083 रुपए। वो अपनी ईएमआई रेगुलरली चुका रही हैं, पर अब भी करीब 3.5 लाख रुपए का लोन अमाउंट बाकी है। वो जानना चाहती है कि क्या कोई सस्ता ऑप्शन बाजार में मौजूद है जहां वो अपनी इस लोन को शिफ्ट कर सके, जिससे कुछ पैसा वो बचा सके। हर्ष, क्या करें? लोन शिफ्ट करना चाहती हैं, फायदे में रहेंगी? तो इनका जो लोन है इसका इंटरेस्ट रेट बैठता है 19.5% जी। अब जो ये अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है, तो अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये कहाँ काम कर रही है, लेकिन अच्छी जगह पे कर रही होंगी, क्योंकि 5 लाख का लोन मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर कम भी मिलेगा तो कोई 1% अनसिक्योर्ड अगर ये लोन लेती है तो 1-1.5% शायद कम हो जाए, वो भी अगर इनकी कंपनी लिस्टेड है, बहुत प्रॉफिटेबल है और उस पर्टिकुलर बैंक के साथ उनकी अच्छी सांठगांठ है। तो की क्वेश्चन इज कि बचाएंगी कितना, क्योंकि रीपेमेंट जब करेंगी तो 3 से लेके 5% तक प्रीपेमेंट चार्ज होता है जी। तो बचाने का एक ही उपाय है, अनसिक्योर्ड लोन लेके इस पैसा आप नहीं बचा सकते। अगर आपको बचाना है पैसा तो आप सिक्योरिटी दीजिए। चाहे आप, जैसे हमने पहले भी कहा है, आप ज्वेलरी के अगेंस्ट में भी ले सकते हैं, करीबन 14 से 16%। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लेंगे 11 से 13%। एनएससीज या शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के सामने लेंगे, वो भी करीबन 12, 13, 14%। सो ये आपका कॉस्ट रेंज पड़ेगा, तब जाके शायद आपकी सेविंग होगी। इंस्पाइट ऑफ जो प्रीपेमेंट चार्ज आपने देना है उसके बावजूद भी आपको सेविंग होगी। अनसिक्योर्ड लोन से अनसिक्योर्ड लोन शिफ्ट करने में सेविंग नहीं हो सकती। क्या बैंक एंटरटेन करते हैं ऐसे अनसिक्योर्ड लोन पे को स्विच करवाने में? एंटरटेन क्यों नहीं करेंगे? अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, 24 महीनों तक इन्होंने समय पे भुगतान किया है, तो पक्का, और अच्छी कंपनी में जैसे मैंने कहा कर ही रही होंगी, वरना 5 लाख का लोन छोटा नहीं होता। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन 5 लाख का काफी बड़ा होता है। तो अच्छी जगह पे है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो लोन मिलना विद अ कंडीशन कि आप इसको चुका देंगी पार्ट ऑफ दैट लोन से, आई डोंट थिंक वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन कोई पैसे नहीं बचेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं ही बचेंगे, और शायद कुछ भी ना बचे। तो वीना के लिए ये सजेशन आपका कि सिक्योरिटी दिखाकर आप चाहे तो लोन स्विच कर सकती हैं, तब वहां पे उनको फायदा होगा। अदरवाइज अगर बिना सिक्योरिटी के जाती हैं तो आप बहुत ज्यादा वीना जी सेव नहीं कर पाएंगी। अगला सवाल लेते हैं। दाहेज से जयेश चुदासमा ने हमें एक SMS भेजा है। उनके पिता के नाम एक प्लॉट है और वो चाहते हैं कि उस पर वो घर बनाए। अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उस घर का टैक्स बेनिफिट उन्हें मिलेगा और क्या वो उस प्लॉट के सामने होम लोन ले सकते हैं या फिर नहीं। हर्ष, दूसरा सवाल पहले आंसर करते हैं। क्या वो होम लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये जरूर है, चूंकि लॉ के हिसाब से जो प्लॉट पे जो बिल्डिंग खड़ी है वो प्लॉट का हिस्सा हो जाती है, तो जो प्लॉट का ओनर होगा वो ऑटोमेटिकली मकान का ओनर हो जाएगा, अनलेस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपने दूसरा इंटरेस्ट क्रिएट किया हो। तो चूंकि उनके पिताजी के नाम पे प्लॉट है, वो जो भी उस पे घर बनाएंगे वो उनके पिताजी का हो जाएगा। लोन इनको मिल सकता है अपनी इनकम के बेसिस पर, लेकिन इनके पिताजी को को बोरोवर बनना पड़ेगा सबसे पहली बात। और अगर टैक्स में छूट चाहिए लोन रिपेमेंट के लिए, और नेचुरली वो चाहेंगे कि उनको टैक्स में छूट चाहिए, तो उनको को ओनर होना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप को ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी में, तो आपको टैक्स की छूट नहीं मिल सकती, इवन दो लोन का सारा रिपेमेंट आप कर रहे हैं। अच्छा। तो को ओनर बनने के लिए नेचुरली उनके पिताजी को कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सेल डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, गिफ्ट डीड, कुछ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसके तहत इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए एज एन ओनर और अ को ओनर, जो भी वो कंफर्टेबल हो। तब जाकर उनको टैक्स में छूट मिल सकती है, वरना टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, लोन जरूर मिल सकता है। लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर पिताजी को ओनर नहीं है तो टैक्स में कोई, वो खुद अगर को ओनर नहीं है तो मतलब उनको को ओनर बनना पड़ेगा अपने पिताजी के साथ, और तभी उनको टैक्स में रिबेट मिलेगी। हर्ष जी, नॉर्मली जब एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो एक दिमाग में आता है कि आप हायर कोर्सेज के लिए, मतलब PGD कोर्सेज के लिए आप लोन लेते हैं, उसके लिए 4 लाख वगैरह का जो भी मिनिमम अमाउंट है इंडिया में वो तो है ही। लेकिन अगर कोई अंडरग्रेड्स के लिए लोन लेना चाहे तो लोन तो शायद मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन रीपेमेंट कैसे होगा? क्योंकि अंडरग्रेड्स खत्म होने के बाद किसी की जॉब नहीं करना अपनी मर्जी पर है,
मैं ना भी करूं, उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहूं, तो क्या रीपेमेंट मेरे पेरेंट्स या फिर जिनको मैंने गारंटर बनाया कोई भी और भी कर सकता है? ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है अंडर ग्रेड्स के लिए अगर लोन लेना हो तो लोन तो मिलता ही है अंडर ग्रेजुएशन के लिए, वो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया बहुत ही रेलेवेंट है कि अंडर ग्रेजुएट खत्म होने के बाद नॉर्मली लोन का प्रोसेस ये होता है कि 6 महीने या जॉब मिलने तक जो भी पहले आए आपका लोन रिपेमेंट शुरू हो गया। अब अगर अंडर ग्रेजुएट के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इस लोन का क्या होगा अंडर ग्रेजुएट के? तो इसका कोई पॉलिसी, एक आपने लायबिलिटी अंडरटेक करी है उसको आपको चुकाना है और वो लायबिलिटी ड्यू हो जाती है 6 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट होते ही। तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं तो आप एक देखेंगे कि मेरी कितनी लायबिलिटी बनती है, उस लायबिलिटी में इस रीपेमेंट को भी आप शामिल करिए। तो बेस्ट तो ऑफ कोर्स यही है कि आपके पेरेंट्स या जो भी आपके गारंटर है वो पेमेंट कर दें, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके पेरेंट्स अगर हैं तो उनको टैक्स ब्रेक भी मिलेगा जी। मतलब टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा इंटरेस्ट पे। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि अगर पेरेंट्स की कैपेबिलिटी नहीं है पेमेंट करने की या गारंटर की कैपेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम आती। उस पे क्या होगा नहीं पता। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एजुकेशन लोन्स जो हैं पिछले 2-3 सालों में ही ज्यादा हुए हैं। अच्छा। तो ये पहला बैच आएगा और जब इस ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी तब इसके हल भी निकलेंगे। अभी फिलहाल तो ये 1-on-1 नेगोशिएशन का करना पड़ेगा आपको बैंक के साथ। चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। गाजियाबाद से आनंद कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं। आनंद जी, क्या है आपकी परेशानी? जी, मैंने 7 महीने पहले एक फ्लैट बुक किया था। फिर मेरा लास्ट मंथ अभी होम लोन डिसबर्स हुआ है। अच्छा। बिल्डर ने अपने थोड़ा कीमत कम की है तो मैं चाहता हूँ कि 2 BHK से 3 BHK में अपग्रेड करूँ। अच्छा। बिल्डर भी सेम है और मेरा बैंकर भी सेम है। मेरा वो फ्लैट का लोकेशन चेंज हो जाएगा और प्लस लोन का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है कि कोई रास्ता हो कि मेरा जो लोन जो मेरा चल रहा है उसको मतलब वो क्लोज ना हो, वही लोन अपग्रेड हो करके मेरा लोन अमाउंट भी बढ़ जाए और मेरा फ्लैट 3 BHK अपग्रेड हो जाए। जी, मतलब इन्होंने 2 BHK से 3 BHK में अपग्रेड किया, लोन की अमाउंट भी बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आनंद कुमार जी ने रजिस्टर किया होगा। जो परचेज एग्रीमेंट है वो रजिस्टर करे बिना बैंक डिसबर्स नहीं करेगा। तो अगर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है तो अगर ये उसको खारिज करके अब बड़ा लेना चाहते हैं तो सबसे पहला कॉस्ट उनको देखना होगा स्टैम्प ड्यूटी का कॉस्ट। अच्छा। काफी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा नए फ्लैट के लिए नए सिरे से। तो वो जो कॉस्ट है वो उनको लगेगा। बैंक क्या मान जाएगी सिक्योरिटी ट्रांसफर करने के लिए? नॉर्मली नो। अच्छा। मेरे ख्याल से नहीं मानेगी। अगर सिक्योरिटी आपकी चेंज होती है या आपके बोरोवर्स चेंज होते हैं या ओनर्स चेंज होते हैं, इट इज ट्रीटेड एज कि इस लोन को क्लोज करिए, फ्रेश लोन लीजिए। बट नॉर्मली अगर आप सेम बैंक के पास जाते हैं तो ये जो प्री पेमेंट चार्ज है या प्रोसेसिंग फी है वो नॉर्मली वेव कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। छोटी सी प्रोसेसिंग फी ले सकते हैं क्योंकि लीगल करना पड़ेगा, टेक्निकल करना पड़ेगा नई प्रॉपर्टी का, वो भी कॉस्ट बहुत स्मॉल है क्योंकि सेम बिल्डर की सेम प्रॉपर्टी है। तो लीगल वगैरह पहले से हुआ है तो कॉस्ट छोटा आएगा। लेकिन सबसे बड़ा कॉस्ट जो आएगा इनको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का, इसके बारे में इन्हें सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्होंने उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है। काफी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। जी।